हेलो स्टूडेंट्स, आज रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग। चैप्टर 6 ही चल रहा है अपना और चैप्टर 6 का हमने न्यूट्रिशन पोर्शन अच्छे से कर लिया है। न्यूट्रिशन की प्रॉपर डिटेल्स में हम जा चुके हैं, जहाँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बहुत डिटेल में कर लिया हमने। तो अब आज टर्न आ गया है रेस्पिरेशन का। तो देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है, कैसे होता है एंड ऑल दैट सारी चीज़ें। तो रेस्पिरेशन इट is a process by which food is broken down to release energy। इसमें और ऐड कर सकते हो, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी लिया जाता है। ठीक है, और दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग ऑल्सो। ब्रीदिंग इज मैकेनिकल प्रोसेस जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्रीदिंग जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब हम जो सांस लेते हैं, सिर्फ सांस अंदर लेना और बाहर रिलीज करना इज नॉट रेस्पिरेशन, वो सिर्फ ब्रीदिंग कहलाता है। लेकिन जब हमने ब्रीथ करा और ऑक्सीजन जो अंदर गया, उस ऑक्सीजन की मदद से फूड को ब्रेक डाउन करना और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये ओवरऑल होल प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, नो। रेस्पिरेशन में मतलब ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में आपने बस ऑक्सीजन अंदर लिया और CO2 बाहर किया। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? जब ऑक्सीजन अंदर लिया, उस ऑक्सीजन की मदद से फूड को ब्रेक डाउन करा और फिर उससे एनर्जी निकाली, एनर्जी के साथ CO2 भी रिलीज होता है। ओके, तो CO2 रिलीज करा और फिर वही CO2 हम ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। सो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। और थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेशन से क्या बाय प्रोडक्ट होता है? मोस्टली हम ऑक्सीजन लेके CO2 बाहर निकाल रहे हैं, है ना। इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो प्रूफ के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस। यह एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखा है ना बच्चों, जहां पर इन्होंने क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब में दे हैव टेकन लाइम वाटर। ठीक है, दोनों में ये जो है, ये दोनों क्या है, ये है लाइम वाटर। लाइम वाटर कैल्शियम ऑक्साइड, आई गेस, राइट। तो लाइम वाटर होता है। अब लाइम वाटर में एक में हम पिचकारी से हवा ब्लो कर रहे हैं और एक में मुंह से डायरेक्टली हवा डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है ये एक्टिविटी आपको? तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पर जो लाइम वाटर होता है ना बच्चों, इसके साथ में लाइम वाटर, कॉन्सेप्ट ये है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन इट रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। जब इस लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये है, मतलब वो कार्बोनेट बन जाते हैं। ठीक है, तो लाइम वाटर यहाँ पे जब पिचकारी से हवा डाला तो पिचकारी से तो जनरल हवा गई, तो इसीलिए ए टेस्ट ट्यूब वाले में इसमें आप लिख लेना कि लाइम वाटर जो है, एयर जो सिरिंज से पास हो रहा है, तो लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की। लाइम water does not turn मिल्की। क्यों? क्योंकि
एयर में CO2 नहीं, मतलब CO2 है, बहुत टाइम लेगा, मामूली मिल्की होगा हद मार के, बट इस केस में लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली CO2 डाल रहे हो, तो CO2 से रिएक्ट होकर मिल्की हो जाता है। ये आपको बताया जा रहा है, और इससे हमने यही समझा है इस एक्टिविटी से कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू CO2। ठीक है बच्चों, तो ये तो था CO2 रिलीज हुआ, मतलब प्रूफ दैट CO2 इज रिलीज्ड आफ्टर रेस्पिरेशन, और ये एक्टिविटी आपका हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन। जैसे रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज करने का जो प्रोसेस है, ये एक्चुअली बच्चों दो तरह का प्रोसेस होता है। एक होता है रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, respiration is of two types. One is aerobic and the other one is anaerobic. Anaerobic में क्या होता है? absence of oxygen takes place in cytoplasm, releases less energy. ठीक है, और एरोबिक में takes place in presence of oxygen, takes place in mitochondria and साइटोप्लाज्म, मैं इधर ही लिख देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, मतलब दोनों में होता है, बट पहले एक्चुअली साइटोप्लाज्म आना था, कोई बात नहीं। एंड रिलीजेस मोर एनर्जी। ठीक है, सो टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक एरोबिक है और एक एनारोबिक होता है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए एनारोबिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसका तो एक तो वो एग्जाम्पल हो गए। दूसरा मसल सेल्स हमारे और ईस्ट। ठीक है, सो एरोबिक जैसे देखा आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, और एरोबिक जो है मोर एनर्जी रिलीज करता है, एनारोबिक लेस एनर्जी रिलीज करता है। तो ये है, मतलब हवा ऑक्सीजन की मदद से या तो रेस्पिरेशन हो जाता है या ऑक्सीजन के बिना भी हो जाता है, बट ऑक्सीजन के बिना ये स्पेशल केसेस में होते हैं। मतलब बैक्टीरिया कुछ हैं, मसल सेल्स हैं हमारे बॉडी में, और ईस्ट जो फंगी आता है ना, सिंगल सेल फंगी, उनमें होता है। और एरोबिक तो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का और थोड़ा डिटेल जानते हैं। आप ये देखो, पाथवे आपकी बुक में भी दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर तीनों रेस्पिरेशन के पाथवे दे रखे हैं बच्चों, ये आपकी बुक में भी यहाँ मेंशन्ड है। सो ब्रेकडाउन देखो, बेसिकली जब ग्लूकोज टू एनर्जी किससे मिलती है, मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की या तो मदद से या बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, सो पहले ग्लूकोज ब्रेकडाउन के प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ये प्रोसेस एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों में होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है। यानी बेसिकली ग्लूकोज क्या है, ये C6H12O6 होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ये टूट के 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। 3 कार्बन कंपाउंड जो कि कहलाता है पाइरूविक
एसिड। ठीक है, तो 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में ग्लाइकोलिसिस के बाद ये बन जाता है पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड 2 रास्ते अपनाता है, या तो वो एरोबिक अगर अपनाता है तो ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और अगर एनेरोबिक अपनाता है तो ये रह जाता है ये रह जाता है साइटोप्लाज्म में। कहने का मतलब ग्लाइकोलिसिस जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एरोबिक एनेरोबिक दोनों में होता है, और लोकेशन जो है, लोकेशन इसकी होती है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, सीधी बात में, और साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद अगर पाथवे एनारोबिक है तो साइटोप्लाज्म में ही रुकेगा पायरुविक एसिड, और अगर वो एरोबिक है तो वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चला जाएगा अगर एरोबिक है तो, और फिर वहाँ ऑक्सीजन की मदद से फर्दर एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है क्रेब्स साइकिल, और फिर फाइनली एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज में ग्लूकोज से एनर्जी लिया जाता है, और पहले उसको जब वो टूटता, एक स्टेप में पूरा नहीं टूटता, पहले स्टेप ग्लाइकोलिसिस में वो आधा टूटा, C6 कंपाउंड से वो 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है, तो आधा ही टूटा है। मैंने कहा था ना, जितना वो टूटेगा उतनी एनर्जी मिलेगी। तो ये है, तो एनारोबिक पे कम एनर्जी इसीलिए मिलता है क्योंकि वो जो C3 कंपाउंड है वो इतना ज़्यादा टूट ही नहीं पाता। अब आप ये फ्लो चार्ट देखो, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है ना, और 6 कार्बन कंपाउंड साइटोप्लाज्म में टूटा और पायरुवेट बना या 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना। इस दौरान एनर्जी थोड़ा सा 2-4 ATP बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके 3 तरह के पाथवे हैं। एक है बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ईस्ट का दिखा दिया इन्होंने, और इस दौरान ये साइटोप्लाज्म में ही रहा। यहाँ पे ऐड और कर सकते हो कि दिस इज टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली बिकॉज एनारोबिक पाथवे है। और उस दौरान देखो इथानॉल इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, तो ये 3 था, 3 से 2 हुआ तो ज़्यादा टूटा ही नहीं, ज़्यादा टूटा नहीं तो एनर्जी कम, सो 3 कार्बन कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी सब आ गया, तो ज़्यादा टूटा नहीं, दैट्स व्हाई दे गिव लेस एनर्जी। सेम वे कभी कभार हमारे मसल सेल्स में क्या होता है बच्चों, मसल सेल्स में आर मसल सेल्स इज हैबिचुअल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये एरोबिक ही करता है, ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमेशा करता है, नो, एरोबिक रेस्पिरेशन ही करता है हमारा मसल्स। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे मसल्स को ना बहुत ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज जब करते हैं उस दौरान देखते हो सांस लेना हम जल्दी जल्दी सांस नहीं ले पा, मतलब धीरे धीरे सांस लेते हैं, तो धीरे धीरे सांस लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत तेज़ी में सांस लेना पड़ता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बहुत तेज़ नहीं सांस लेते हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस दौरान, तो फिर मसल सेल्स वेट नहीं करता कि ऑक्सीजन आए तो मैं एनर्जी दूँ, मतलब तेज़ भाग रहे हैं और मसल्स को एनर्जी चाहिए उस दौरान, और एनर्जी के लिए वो वेट करे बेचारा कि ऑक्सीजन आए तो मैं एनर्जी दूँ, नो, मसल्स इतना वेट नहीं कर सकता, वो फिर बिना ऑक्सीजन के एनर्जी देना चालू कर देता है। तो उस केस में यानी वो तब होता है जब मसल सेल्स को ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मसल सेल्स लैक ऑफ ऑक्सीजन में काम करता हो, नो, ये तब होता है जब शॉर्टेज हो जाए। तो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाता है तब लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी। अब उस दौरान देखो 3 कार्बन ये भी है, 3 कार्बन ये भी है, तो क्या ही एनर्जी मिलेगा, सो द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज ऑल्सो लो। तो इसीलिए ये दोनों केसेस एनारोबिक के हैं जो कम एनर्जी देता है, ठीक है, और ये दोनों ही साइटोप्लाज्म में होता है। बट आप देखो जब इसको एरोबिकली वो करना होता है तब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रॉपर ब्रेकडाउन पूरा देख रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये बन गया। कोई भी मतलब यहाँ पर आप देखो वो नहीं है कोई बल्कि कंपाउंड, जैसे कि यहाँ देखो 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, तो ऐसा कोई बल्कि कंपाउंड है ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये देखो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, इसीलिए बहुत अच्छा खासा को एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर रिलीज। अब ATP क्या है, ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट यानी कि ATP, ये है वो एनर्जी करेंसी जो रेस्पिरेशन के बाद रिलीज होता है और फिर ये यूज्ड बाय सेल्स टू डिराइव एनर्जी इन एन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट यूज होता है, ठीक है। तो फिर इसी ATP को यूज करके सेल्स अपना काम करते हैं। ये जो ATP एनर्जी रिलीज हुआ ना रेस्पिरेशन से, इस ATP जैसे कि सिंपल जैसे घड़ी चलानी हो तो बैटरी लगा दी हमने तो घड़ी चल गई, वैसे ही सेल्स को अगर काम करना है हमारी बॉडी को तो उसको ATP की नाम की एनर्जी बैटरी चाहिए जिससे कि वो काम करते हैं। तो फिर उस ATP की मदद से वो अपना सारा काम, जो भी मसल्स हैं बॉडी में, जो भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबको एनर्जी चाहिए, हर एक पार्ट टिप टू बॉटम। तो तभी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ATP है, ATP में एक्चुअली ATP जो एडिनोसिन के साथ ये ट्राईफॉस्फेट है ना, ये जो फॉस्फेट है, तो ये A के साथ में ये 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स जुड़े हुए होते हैं, 3 फॉस्फेट, दैट्स वाई ट्राईफॉस्फेट। तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, जब ये टूटते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वही हमारा ड्राइविंग फोर्स है काम करने के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे 35 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी रिलीज होता है ना, नॉट 35, 30.5 है ये पॉइंट में। तो 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो ये देता है, तो बहुत है मतलब। तो दिस इज ATP, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये जो रेस्पिरेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं। तो देखो पहले प्लांट्स में वी विल बी डूइंग रेस्पिरेशन इन, ठीक है। पहला प्लांट्स पे देखो फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस से निकलता है ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन यूज होता है रेस्पिरेशन पे, फाइन। तो दिन के टाइम क्या होता है, 2 केसेस होते हैं, मतलब डे टाइम, ये डे टाइम का कॉन्सेप्ट है कि डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो उससे जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ वो रेस्पिरेशन के लिए काम में आ जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें कॉम्पेंसेशन पॉइंट बोलते हैं, मतलब इनिशियली दिन के टाइम जब फुल फ्लेजेड फोटोसिंथेसिस चलता है तो ऑक्सीजन लिबरेशन जो है वो अच्छा खासा अमाउंट में हो रहा है और लोगों को भी मिल रहा है और ये भी अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन शाम के टाइम जब थोड़ा फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो थोड़ा डाउन होता है, तो उस दौरान जो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन का यूज़ दोनों बराबर में आ जाते हैं, कॉम्पेंसेशन पॉइंट बोलते हैं उसको, है ना। और नाइट के टाइम तो क्या होता है, नाइट के टाइम पर नो फोटोसिंथेसिस, तो नो ऑक्सीजन, तो लेकिन रेस्पिरेशन वो जरूर करता है, ठीक है। सो गैसियस एक्सचेंज, मतलब वैसे फोटोसिंथेसिस से ही निकला हुआ वो नहीं यूज होता, वैसे ऑक्सीजन लेके गैसियस एक्सचेंज करके फिर वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो प्लांट्स दे डू रेस्पायर। लेकिन रात को क्या निकलेगा, रात को मतलब यहाँ पर क्या है कि O2 इसने ले लिया, अब इसकी वजह से जो CO2 निकला वो ये यूज कर लेता है, तो ये चलता है दिन में। पर रात को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, तो जो भी रेस्पिरेशन रात को हुआ उससे मतलब रेस्पिरेशन रात को कहते हैं ना प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात को रेस्पिरेशन वो करेंगे और CO2 वो बाकायदा एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस होती नहीं तो ये CO2 कौन यूज़ करेगा। तो इसीलिए रात को प्लांट्स के कहते हैं ना कि ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए एंड ऑल दैट, वो इसीलिए होता है। तो प्लांट्स में तो ये हो गया। अब दूसरा है फिशेज़। फिशेज़ में रेस्पिरेशन देखो गिल्स से होता है, ठीक है, और ये लेते हैं ऑक्सीजन
dissolved in वाटर। ठीक है, तो पानी में जब ये जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो बहुत ही कम होता है, तो पानी में ये जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ये बहुत ही कम होता है। ओके, तो सिंस इट इज़ वेरी लेस, तो उनको बार बार देखा है फिशेस को मुंह खोलते रहते हैं, बार बार मुंह खोलते रहते हैं, तो दे कीप ऑन, दे हैव टू कीप, ब्रीदिंग रेट इज फास्टर, इज लो, इसी वजह से ब्रीदिंग रेट इनकी क्या होती है बच्चों, ब्रीदिंग रेट इज फास्टर। ठीक है, ब्रीदिंग रेट बहुत तेज होता है। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का ब्रीदिंग रेट क्यों फास्ट नहीं होता, क्योंकि हवा में एम्पल ऑक्सीजन है, तो हम आराम आराम से ब्रीथ करते हैं। तो ये आते हैं क्वेश्चंस कि वाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ स्लोअर देन दी फिशेस, तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म्स एंड लोअर इनवर्टिब्रेट, जो बिल्कुल लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अमीबा हो गए या पॉरीफेरेंस हो गए, ये क्या करते हैं, दे यूज डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म के साथ मैं नहीं लगा रही इसको, अर्थवॉर्म्स को तो इसको अलग ही लिख देते हैं, अर्थवॉर्म मॉइस्ट स्किन से गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, और लोअर इनवर्टिब्रेट्स इनमें होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वही है हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी जो ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं। सो इट्स बेसिकली द डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन होता है, जैसे प्लांट्स में है, डिफ्यूजन का डायरेक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे दिन में जो मैंने बताया ये तो उसी का है। तो डिफ्यूजन आप जानते हो, वेरी स्लो प्रोसेस, इसीलिए हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि इसके भरोसे रहे तो 2-2.5 साल लग जाएंगे भाई। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के वो हैं, डिटेल्स हैं, ये आप देख लीजिए। इवन आप इसमें इंसेक्ट्स का भी ऐड कर सकते हैं। इंसेक्ट्स में बेटा यहाँ पर डालें हम, तो इंसेक्ट्स में स्पिरेकल्स होते हैं, जो कॉकरोचेस वगैरह होते हैं ना, तो जैसे ये कॉकरोच है तो यहाँ साइड में छेद होते हैं, स्पिरेकल्स, फिर उस वो कनेक्टेड होते हैं ऐसे ऐसे ट्रैकिया से। तो स्पिरेकल्स प्लस ट्रैकिया मिल के रेस्पिरेशन इंसेक्ट्स में करवाते हैं। तो ये कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरी करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो जानना है कि प्लांट्स में कैसे होता है और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग रेट में डिफरेंस क्यों आता है। और इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं विथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज, मैं एक बार फ्लो चार्ट बना देती हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Human respiratory system starts with nose, then nasal cavity, then pharynx, then larynx, then trachea, then bronchi, bronchioles और alveoli। यहाँ से यहाँ तक ये कंडक्टिंग पार्ट है और alveoli जो है ये एक्सचेंज पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आप, ये माउथ है, दिस इज द फैरिंग्स, और ये देखो ईसोफेगस यहाँ से आता है, यहाँ से
आई विल टेल यू। ईसोफेगस, यहाँ ये फेरिंग्स है ना, तो ये ओपनिंग यहाँ पे ईसोफेगस है, ऐसा इससे सटा हुआ बिल्कुल, ठीक है, पीछे की तरफ। तो ये ग्लॉटिस है और इसके ऊपर फ्लैप लगा होता है एपिग्लॉटिस। तो जो भी खाना यहाँ से आता है ना सीधा यहाँ जाता है, यहाँ नहीं जाता, ये एक तो ध्यान रखना। खैर ये मैं उसमें भी बता चुकी हूँ आपको, तो अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये देखो नोज नेजल चेम्बर या नेजल पैसेज। नेजल पैसेज में क्या है, कोई खास बात नहीं है। एक तो है म्यूकस, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें एक तो है म्यूकस, हेयर सेल्स, सीलिएटेड एपिथेलियम या तो कर सकते हैं, सीलिएटेड एपिथेलिया। तो होता क्या है कि म्यूकस से जो भी एयर हम अंदर लेते हैं उसका जो भी डर्ट पार्टिकल है वो म्यूकस से चिपक जाता है। और सीलिएटेड एपिथेलियम भी उल्टा बीट करता है, जो सीलिया होते हैं वो उल्टा बीट करता है ताकि हवा के सारी गंदगी बाहर की तरफ ही निकल जाए। तो बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम नेजल कैविटी में होता है। ओके, उसके बाद फेरिंग्स, ये तो हमने उसमें भी पढ़ लिया था डाइजेशन में कि कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस बाय एपिग्लॉटिस। इसका फंक्शन यहाँ भी वही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉमन पैसेज है। उसके बाद में लैरिंग्स आ जाता है। लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स। इसका रोल यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि ये जो लैरिंग्स है यहाँ पर हमारा वॉइस बॉक्स होता है और वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स बिकॉज ऑफ द एयर दैट वी टेक इन, इसीलिए हम इसको रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। और लैरिंग्स ही तो है वो चीज़ जो मेल्स में थोड़ा प्रोट्रूडेड आउट रहता है और हमारे फीमेल्स में ये नहीं निकलता है, एडम्स एप्पल जो बोलते हैं। तो दैट इज लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, vocal cords vibrate by air। ये आपको दिख रहा होगा क्या स्क्रीन पे, वाइब्रेट बाय एयर, ठीक है। अब आते हैं मेन ट्रैकिया पे। ट्रैकिया, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। surrounded by C-shaped cartilaginous rings। ये आप देखिए ट्रैकिया में ये रिंग्स लगे हुए दिख रहे हैं ना आपको, दिस इज द C-shaped cartilaginous rings। और ये पूरे उसमें चलेगा, मतलब यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, पूरे में देख रहे हो जा रहा है। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग्स इसलिए लगे होते हैं ताकि ट्रैकिया हमेशा डाइलेटेड पोर्शन में रहे, कभी भी ऐसे स्क्वीज ना हो, सिकुड़े ना। तो इसलिए ये हमेशा डाइलेटेड रहे, दैट इज वाई कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। वो हमेशा ट्रैकिया को ओपन रखता है, क्योंकि ज़रा सा देखते हो लोगों को ऐसे गला दबा दे तो क्या हालत होती है, क्योंकि वो हवा चोक हो जाता है। इसीलिए कार्टिलेजिनस रिंग्स उनको हमेशा ओपन रखते हैं ताकि हवा में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए पैसेज में, ठीक है बच्चों। तो ट्रैकिया की ये इंपॉर्टेंस है, ओके। एंड ट्रैकिया अब फर्दर दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ट्रैकिया फर्दर दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज वाई लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा सबसे मेन, ओके। एंड लंग्स आर कवर्ड विथ प्लूरा, ओके। और लंग्स के अंदर ये ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ये देखो ब्रोंकाई तो ये रहा पहला मेजर, दिस इज द ब्रोंकाई। और ये फर्दर ब्रोंकियोल, ये जो निकले हैं ये छोटे छोटे, और इन ब्रोंक्यूल्स पे ऐसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे लगे होते हैं, ये हैं एल्वियोली, ठीक है। सो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली, ओके, ये होते हैं। ब्रोंकाई ट्रैकिया का ही कंडक्टिंग वो है, कोई मेजर दूसरा कोई वो नहीं है। यहाँ तक सी शेपेड कार्टिलेजिनस रिंग्स चलते हैं क्योंकि कंडक्टिंग पार्ट है। जब तक हवा कंडक्ट हो रहा है तब तक वो खुला होना चाहिए, उसके लिए सी शेपेड वो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो ब्रोंक्यूल्स तक है। ब्रोंक्यूल्स में ग्रेप लाइक ये छोटे छोटे एल्वियोली होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। सो एल्वियोली काम क्या है इसका, मेंट फॉर
गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा इंक्रीजेस सरफेस एरिया, यहीं लिख देती हूँ, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो इनका मेन काम है गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। तो उसके लिए इनके पास में है richly supplied with blood capillaries, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। तो जहाँ बेसिकली होता क्या है, तो सारे टिश्यूज़ में सारे सेल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन किया, और अब जो CO2 आया वो ब्लड में दे दिया, फिर ब्लड उस CO2 को लेके आता है लंग्स के पास प्योरीफाई करने। तो इसीलिए एल्वियोली में वो वही ब्लड है जो आया है कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, उसमें CO2 है। तो एल्वियोली क्या करता है, हमने जो ऑक्सीजन सांस लेके अंदर किया है वो ऑक्सीजन उस ब्लड कैपिलरी के ब्लड में डाल के उसका CO2 ले लेता है। तो वो ऑक्सीजन तो हम लोग ब्लड में डाल दिया, तो वो फिर वापस ब्लड जो है वो वापस सेल्स हार्ट के थ्रू प्योरीफाइड ब्लड सारे ऑर्गन्स को भेज दिया जाता है ताकि रेस्पिरेशन हो सके, और CO2 जो वहाँ एल्वियोली ने ले लिया है वो हम फिर ब्रीदिंग के थ्रू रिलीज आउट कर देते हैं। ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है। और इस काम में एल्वियोली में जो ब्लड कैपिलरीज आते हैं, ये दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज जैसे कह रहे हैं, तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दिस इज़ द रेड कलर पिगमेंट, जिससे कि ब्लड भी हमारा रेड है और सप्लाइज द ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन इजीली हीमोग्लोबिन के साथ देखो बाइंड हो जाता है, दैट इज़ वाई ऑक्सीजन हैज़ लाइक हाई बाइंडिंग कैपेसिटी विथ हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो भी है, मतलब डिजॉल्व फॉर्म में आपके बुक में लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड, CO2 is transported in dissolved form in blood in dissolved form in blood और ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन HB, ठीक है। इसके अलावा जब हम कितना भी मतलब ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज हो रहा है, हम ज़ोर से भी एयर को बाहर रिलीज़ करें ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा हमारे लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ऑलवेज आवर लंग्स हैव रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। चाहे कुछ भी हो, आप लोग थोड़ी देर सांस रोक के भी बैठ जाते हो तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो संभाल लेता है, क्योंकि हम ज़रा सा भी ऑक्सीजन में कमी नहीं कर सकते, क्योंकि हर समय एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। हर समय, मैं इतना बोल रही हूँ एनर्जी नीडेड है, ना भी बोलूँ सो भी रही हूँ तो भी एनर्जी चाहिए। तो बॉडी को कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई नीडेड है, कांस्टेंट, रुकना ही नहीं है। हद मार के कितनी देर सांस रोक सकते हो, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जिसकी जो कैपेसिटी, बट एक मैं जनरल बात बता रही हूँ, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी को हर समय ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली में ब्लड में डाला जाता है, और ब्लड फिर पूरी बॉडी को देता है, और वहाँ से जो भी CO2 रिलीज होता है वो वापस एल्वियोली को दे देता है ब्लड, और हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस जो आपको समझना है, ठीक है। और रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा, ये वो एयर है विच ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन। कितना भी फोर्सिबली एक्सपीरेशन करें आप, रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रहेगा। सो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या रहेगा? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ये होता है, अगर आप इसको लिखें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो इसमें देखो होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या हुआ? इंस्पिरेशन में सबसे पहले डायाफ्राम, वो जो आपको डायग्राम दिखाया था, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऐसा,
ये डायाफ्राम है जो चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी है जिसमें लंग्स है, और लंग्स और ये नीचे यहाँ पर अब्डोमिनल कैविटी आ जाता है। तो अब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करता है वो डायाफ्राम, ठीक है। तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इससे क्या डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो फ्लैट होने की वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया थोरैसिक कैविटी का, डिक्रीज इन प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज होने से अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा, अंदर का प्रेशर कम, इनहेलेशन हो गया। और जस्ट ऑपोजिट हो जाता है एक्सपीरेशन के टाइम, उस समय डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है, तो अंदर का थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो अंदर का प्रेशर एयर का बढ़ जाता है, तो फिर एक्सपीरेशन हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी ब्रीथ, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हो गया बच्चों। लंग्स का मैंने सारा बता दिया। हाँ, एक और चीज़ मैं एडिशनल थोड़ा समझा दूँ। लंग्स जो होता है ना थोरैसिक कैविटी में, लंग्स इज कवर्ड विथ अ मेम्ब्रेन। ये जो बाहर का लंग्स का मेम्ब्रेन है ना, ये रिब केज होता है, बाहर जो रिब्स होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। सो लंग्स इज कवर्ड बाय एक स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है प्लूरा, जो कि 2 मेम्ब्रेन वाला होता है, और उसके अंदर ये जो भी डिटेल्स हैं ये हमने समझ ही लिया है। सो एल्वियोलाई मेन सेंटर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ डिफ्यूजन से एक्सचेंज तो हो जाता है लेकिन डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा बहुत स्लो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन का काम देख देता है। आई थिंक वी हैव डन एंड कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। सो आपका रेस्पिरेशन यही ख़त्म होता है बच्चों, ठीक है। तो यू टेक केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स जो मैंने यहाँ करवाए हैं, खासकर कि एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, और फिर प्लांट्स में कैसे होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग रेट का क्या डिफरेंस है, एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो भी फ्लो चार्ट वगैरह बताया है। सो लर्न एवरीथिंग एंड आई थिंक यू विल बी सॉर्टेड ऑन दिस नोट। इट्स अ गुड बाय, यू ऑल टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।